माँ, अब से आप अकेली यहाँ नहीं रहेंगी। आपको अब मेरे साथ दिल्ली चलना होगा। जब पापा थे तब अलग बात थी, पर अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे संदीप ने कहा तो अनीता जी असमंजस में पड़ गई। कुछ दिन पहले हार्ट अटैक से हुई अपने पति की अचानक मौत से वह अपने आप को लाख कोशिशों के बाद भी नहीं संभाल पा रही थी। उनका बेटा संदीप एक इंजीनियर था और बहू कीर्ति एक बैंक में नौकरी करती थी। आस पड़ोस की औरतों ने अनीता जी से कहा, बेटा बहू के पास रहने मत जाना, क्योंकि नौकरी करने वाली शहर में रहने वाली मॉडर्न बहू को गांव में रहने वाली अपनी सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हारे जाने से उसकी आज़ादी खत्म हो जाएगी और वो ताने मार मार कर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। तुम्हारा आदर करना तो दूर की बात, तुम्हें समय पर खाना तक नहीं देगी। भाई साहब ने भी जीते जी ही सारी जायदाद बेटे के नाम कर दी। अब ऐसे में अगर तुम इस मकान को छोड़कर शहर चली गई तो हो सकता है बेटा गांव के इस मकान को बेच दे। फिर तो तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। तब बेटा बहू तुम्हें दुखी सुखी जैसे भी रखें, तुम्हें उन्हीं के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। पड़ोस की औरतों की बातें सुनकर अनीता जी को चिंता होने लगी कि अगर सच में ही ऐसा कुछ हो गया तो। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना उनकी मजबूरी भी थी। 70 साल की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण वह अपने घरेलू काम करने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने उठाया था, लेकिन छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना उन्हें ठीक नहीं लगता था। इसलिए जो भी पैसे उन्होंने जोड़ रखे थे वे भी धीरे धीरे खर्च हो गए थे। अब हालात ये थे कि उनके पास 2 दिन के राशन के लिए भी पैसे नहीं थे। अनीता जी इसी उधेड़बुन में थी कि वह बेटे के साथ शहर जाए या ना जाए। अगर जाए तो कहीं बहू उनका बिल्कुल भी आदर ना करे, और अगर ना जाए तो बिना पैसों के गुजारा कैसे हो। माँ जी, बताइए आपके कौन कौन से कपड़े रखूं, और भी आपका जो ज़रूरी सामान है वो भी बता दीजिए, मैं आपका बैग पैक कर देती हूँ। कीर्ति ने पूछा तो अनीता जी मना नहीं कर पाई और बेटे बहू के साथ दिल्ली आ गई। संदीप और कीर्ति दोनों ही माँ का पूरा ख्याल रखते, सब साथ ही में खाना खाते। कीर्ति अनीता जी से पूछकर उनकी पसंद का ही खाना बनाती। बहू और बेटे की यही कोशिश रहती कि माँ को पिताजी की याद ना आए, जिससे वो दुखी ना हो। 8 साल के पोते यश को तो दादी के रूप में एक नया दोस्त मिल गया था। वह सारा दिन अपनी दादी माँ के साथ खेलता रहता और उन्हीं के साथ खाना खाता। अनीता जी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बेटा बहू तुरंत ला कर दे देते। यह सब देखकर अनीता जी के मन को बहुत शांति मिलती। वे मन ही मन सोचती कि लोग बेवजह ही आजकल के बेटा बहू को बदनाम करते हैं, कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करते, और खासकर अगर बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझती है। कीर्ति भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और ऑफिस दोनों संभालती है। कभी किसी बात पर चिढ़ती नहीं है और ना ही कोई ताना मारती है। कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहती। वो तो मैं ही यह सोचकर थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देती हूँ कि बेचारी घर और ऑफिस दोनों जगह काम करके थक जाती होगी। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज शाम संदीप ने बाहर घूमने और खाने का प्लान बनाया। सोचा इस बहाने माँ को भी कुछ खरीदारी करवा देंगे। मार्केट में घूमते घूमते संदीप और कीर्ति एक दुकान में कुछ खरीदारी करने लगे। अनीता जी और उनका पोता यश थोड़ा आगे निकल गए। तभी आइसक्रीम की दुकान देखकर यश बोला, दादी माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। पोते की बात सुनकर अनीता जी सन्न रह गई, क्योंकि उनके पास तो पैसे थे ही नहीं। शहर आने के बाद से कभी उन्हें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब सामान बेटा बहू खुद ही लाकर दे देते थे। अनीता जी इसी असमंजस में थी कि अब क्या करें। प्लीज़ दादी माँ, एक आइसक्रीम दिला दीजिए ना, प्लीज़। यश ने उनका हाथ खींचते हुए फिर से कहा। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आई। अनीता जी के ऐसा कहने पर यश ने उनकी तरफ उदासी भरी नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलानी पड़े इसलिए दादी माँ बहाना बना रही हैं। लेकिन बेचारी अनीता जी कर भी क्या सकती थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को एक आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। यही सोच सोचकर उन्हें अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। संदीप के पिताजी के गुजर जाने के बाद आज पहली बार अनीता जी खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। एक अच्छे से रेस्टोरेंट में सब लोग खाना खाने गए। कीर्ति ने अपनी सास की पसंद का खाना मंगवाया, लेकिन अनीता जी को उसमें जरा सा भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आकर सबने कुछ देर बातें की। ऑफिस की थकान की वजह से संदीप सोने चला गया। कीर्ति यश को सुलाने के लिए अंदर लेकर गई।
अनीता जी भी सोफे से उठकर अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी उन्हें अपने पोते यश की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, दादी माँ बहुत कंजूस हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? कीर्ति ने आश्चर्य से यश से पूछा। हाँ मम्मी, आज मार्केट में घूमते वक्त मैंने दादी माँ से आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वे अपना पर्स घर पर ही भूल आई हैं। कितना अच्छा बहाना है ना मम्मी, कि कहीं बाहर जाओ तो अपना पर्स ही साथ में ना लेकर जाओ तो कुछ खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा। कंजूस दादी माँ। यश ने नाराजगी भरी आवाज में शिकायत की। ये क्या तमीज है यश? अपनी दादी माँ के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुमने जरा भी नहीं सोचा? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो इस समय कितने दुख में हैं? कीर्ति ने डांटते हुए कहा। दादी माँ को क्या दुख है मम्मी? यश ने आश्चर्य से पूछा। बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक से दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस इंसान के साथ हम हर समय रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख बांटते हैं, और अचानक ही वो इंसान हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है, ये अभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अगर कभी अचानक से तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतना दूर कि कभी वापस ही ना आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? कीर्ति ने यश को समझाते हुए कहा। नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। यश ने रोते हुए उत्तर दिया और अपनी मम्मी से लिपट गया। बेटा, फिर सोचो दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रहती होंगी। ऐसी स्थिति में अगर वो अपना पर्स घर पर भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। क्या तुम्हें यह नहीं दिखा कि वो खुद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हैं? जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो वो बार बार घर से बाहर जाकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। अपने घुटनों में तेज दर्द के बावजूद भी सारा दिन तुम्हारे साथ खेलती रहती हैं। इसलिए बेटा, किसी के बारे में गलत सोचने से पहले उस व्यक्ति की मजबूरियों और परिस्थितियों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। सॉरी मम्मी, मैं ध्यान रखूंगा और दादी माँ का भी ख्याल रखूंगा, यश ने जवाब दिया। हॉल में बैठी अनीता जी बहू और पोते के बीच हो रही ये बातें सुन रही थी। आज उन्हें अपनी बहू पर बहुत गर्व हो रहा था। वे मन ही मन सोचने लगी कि अगर बहू की जगह वे खुद होती तो शायद वह भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती जितना अच्छे से आज कीर्ति यश को समझा रही थी। अगली सुबह संदीप ऑफिस चला गया और यश अपने स्कूल। कीर्ति ऑफिस से पहले अनीता जी के कमरे में आई और उन्हें कुछ पैसे देने लगी। ये किस लिए बहू? मुझे भला पैसों का क्या काम है? अनीता जी ने चौंकते हुए पूछा। माँ जी, इंसान को क्या पता कब पैसों की जरूरत पड़ जाए, और कुछ पैसे पास होना भी जरूरी है। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। कभी यश किसी चीज के लिए जिद करने लगे तो उसे वो चीज लेकर दे दीजिए, कीर्ति ने उत्तर दिया। लेकिन बहू, माँ जी, अगर ये पैसे संदीप आपको देते तो क्या तब भी आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी तो कमाती है, तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? आप मेरी भी तो माँ हैं, कीर्ति मुस्कुराते हुए बोली। बहू की बातें सुनकर खुशी के मारे अनीता जी की आंखों में पानी आ गया। जो बात उनका बेटा भी नहीं समझ सका, वो बात उनकी बहू ने समझ ली थी। उन्होंने कीर्ति को ढेरों आशीर्वाद दिए और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि कीर्ति जैसी नेक और समझदार बहू भगवान सबको दें। शहर में रहने वाली और नौकरी करने वाली बहू की जो छवि शहर आने से पहले पड़ोस की औरतों ने अनीता जी के मन में बना दी थी, आज उनकी बहू कीर्ति के प्यार और समझदारी भरे व्यवहार ने वो छवि उनके मन से मिटा दी थी। दोस्तों, लोग बेवजह ही कुछ नौकरी करने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी नौकरी करने वाली बहुओं को बुरा समझने लगते हैं कि वे गुस्सैल और घमंडी होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही कुछ बहुएं कीर्ति जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले प्राप्त हों। धन्यवाद।